आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिपेरिन और वॉर्फिन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम वॉर्फिन से स्टार्ट करते हैं। वॉर्फेरिन की कहानी स्टार्ट होती है विटामिन के से। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन के क्या क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करता है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर? तो इसमें होता है हमारे पास 2, 7, 9, 10। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है तब तो क्लॉटिंग होती है, तो हम इन्हीं को इनिबिट करना चाहते हैं। तो विटामिन के को इनिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले फैक्टर नहीं बनेंगे। तो विटामिन के को इनिबिट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? तो उसके लिए चाहिए हमारे पास वारफेरिन। ठीक है, और उसके साथ में कोई ड्रग आता है डाइकुमरॉल करके। तो वारफेरिन कैसे काम करेगा उसको देख लेते हैं। और वारफेरिन देखो, सबसे पहले ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज ये सब देख रहे हैं। तो उसका मेन कहानी है कि जो विटामिन के जो है कन्वर्ट होता है कहाँ पर, विटामिन के एपोक्साइड में, क्योंकि वो फैक्टर को एक्टिवेट फैक्टर में बदलता है। ठीक है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। तो उसको फिर से विटामिन के एपोक्साइड से जो है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में बदलने के लिए, मतलब विटामिन के भी बदलने के लिए चाहिए रहता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। तो इसको इनहिबिट कर देंगे कौन? एंटीकोगुलेंट जैसे कि वारफेरिन। तो इस प्रकार से जो है वारफेरिन काम करेगा। अब हम बात करते हैं विटामिन के, जैसे कि इसने काम किया। अब ये होते क्या हैं लीवर में, क्या होते हैं कि ये जो चारों के चारों क्लॉटिंग फैक्टर हैं ये वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो लीवर पे कन्वर्ट करने के लिए ये सब होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने यहाँ पर देख लिए। अब इसके साथ भी क्या होता है कि विटामिन के साथ ये एक्शन का मतलब काम करना कब स्टार्ट करती? वारफेरिन। तो वारफेरिन तुरंत काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ये एपोक्साइड को वहाँ पर रिडक्टेज को इनहिबिट करता है ना, तो बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर वो तो एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जो पहले से एक्टिवेट हो गए हैं वो ब्लड में घूमते रहते हैं। तो वो क्या काम कराते रहते हैं, वहाँ पर जो क्लॉटिंग कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी रहती है। अब दूसरी कहाँ, इसलिए उसको टाइम लग जाता है कम से कम, तो कुछ दिन के बाद ही उसका एक्शन चालू होता है। अब बात करते हैं हम कि उसके अलावा जो है जो क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट तो नहीं कर पाएगा। मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर को नॉर्मली क्या करता है, एक्टिवेट कर रहा था, उसके साथ में ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर को भी एक्टिवेट कर रहा था, जिसको बोलते हैं प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। तो अब वो भी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इसमें खास बात ये है कि अगर किसी को जेनेटिक डिसीज़ रहती है विटामिन प्रोटीन सी की, तो उसके इसमें प्रोटीन सी है ही नहीं है और हमने वारफेरिन दे दिए, तो क्या हो जाएगा कि वैसे ही प्रोटीन सी का मतलब एंटी क्लॉटिंग वाली फैक्ट तो वहाँ काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1 से 2 दिन में ही क्या हो जाएगा, वारफेरिन की हमको के कारण जो है उन पेशेंट में जो है 1 से 2 दिन में ही क्लॉटिंग देखने को मिलेगा, जिसको ही हम कहते हैं हाइपर कोगुलेशन स्टेट। या फिर उसके कारण क्या होता है, हाइपर कोगुलेशन से डर्मल वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, जिसको ही हम पर्पल टॉय सिंड्रोम से जानते हैं, जो कि जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन सी के कारण होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ इसमें समझ में हमको आई। तो 4 से 5 दिन का लगता है टाइम इसके एक्शन आने पे, वारफेरिन के। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए ही देते हैं, क्योंकि इमीडिएटली तो एक्शन हो ही नहीं पाएगा ना। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ओनली इन वीवो पे काम करेगा, इन विट्रो पे नहीं करेगा, क्योंकि ये तो उसमें लीवर पे उसमें जो एंजाइम बन रहा है उसको इनहिबिट कर रहा है ना। बाहर हम करेंगे लैब वेब में, तो वहाँ पर कहाँ करेगा, वहाँ कोई लीवर थोड़ी। तो ये इन वीवो बस काम में आता है। और ये कंट्रा इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी पे। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, विटामिन के और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बताया कि क्लोटिंग फैक्टर, एंटी क्लोटिंग फैक्टर को तो वो एक्टिवेट कर ही रहा था, साथ में ये क्या करता है, ऑस्टियोकैल्सिनिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिससे फीटल में क्या होती है, वॉन फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फीटल वॉरफेरिन सिंड्रोम हो जाएगा, जो कि बोन वगैरह मेच्योर नहीं हो पाएंगे, मतलब स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो जाएगी। उसके साथ ही माइक्रोपैथी, नेसल हाइपोप्लेसिया और माइक्रो ऑप्थेल्मिया हो जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं देते। दूसरी बात करें कि इसमें जो है इफेक्ट ऑफ वारफेरिन को मॉनिटर्ड करना पड़ता है, मतलब पीटी देखना पड़ता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एपीटीटी और पीटी होता है, जिसमें से इसमें पीटी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वारफेरिन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ये जो एक्टिवेट कर रहा है दो होते हैं, एंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। तो जो एक्सट्रेंसिक वाले को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए इसको पीटी इसमें मॉनिटरिंग करते हैं।
इंट्रिंसिक के केस में जबकि एपीटीटी करते हैं, जो हेपेरिन में देखेंगे। ठीक है, साथ में आईएनआर मॉनिटरिंग करते हैं। आईएनआर का मतलब क्या होता है कि आईएनआर मतलब जैसे कि मान लो कि बाद अभी नॉर्मली अगर हमको आईएनआर नहीं करना, तो कोई एक पेशेंट एक लैब से क्या करेगा, जो रिपोर्ट लेगा, और तो वहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन दूसरी लैब से लिया जाएगा, हो सकता है उन्हें थ्रोम्बोप्लास्टिन दूसरे सोर्स से लिया, तो वहाँ की वैल्यू अलग आएगी। तो अलग अलग ना है, इसलिए उसको या तो बोलना है कि एक ही लैब से कराओ, या फिर अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कराना, आईएनआर की वैल्यू क्या हो, चेंजेस हो जाती हैं। तो आईएनआर की चेंजेस ना हो इसके लिए या तो फिर वो क्या करा सकते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है पी, मतलब एक ऐसे पेशेंट का टेस्ट लेंगे जो नॉर्मल कंडीशन का हो, दूसरा ऐसे पेशेंट का लेंगे जो हमको लेना है। ठीक है, उसमें मतलब आईएसआई करके इसमें पूरा होता है, जिससे हमको पेशेंट की सारे लैब की जो वैल्यू है एग्जैक्ट पता चल जाती है कि प्रोथ्रोम्बिन उन्होंने कहाँ से, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से लिए। तो ये इसका होता है। अब दूसरी बात देखते हैं वारफेरिन ओवरडोज के बारे में। वारफेरिन ओवरडोज क्या करता है, ओवरडोज ऑफ द वारफेरिन कॉज द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो होगी इसमें। दूसरी बात करते हैं इसमें एक्टिव फैक्टर जो कर रहा है, तो ये 4 फैक्टर को करता है इसमें एक्टिवेट मेनली। तो इसमें देखो, अगर किसी को ब्लीडिंग होने लगी तो ब्लीडिंग को रोकना कैसे, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमको क्या करना है, ये फैक्टर दे दो, क्योंकि ये फैक्टर ही तो वहाँ पर क्या है, उसको ब्लॉक कर दिया है ना वारफेरिन ने। तो भाई ये सारे के सारे फैक्टर दे दो 4, जिनको वो ब्लॉक कर रहा था, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। लेकिन अगर फैक्टर ही नहीं है तो क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि उनमें फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो क्या दे दो, वूल ब्लड दे दो, उसमें भी तो क्या होंगे, आरबीसी और प्लेटलेट्स, बस उसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे। बट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू द वारफेरिन इन विटामिन के। लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसी मतलब बाद में रिस्क ना हो, भाई रिस्क है उसको बाद में हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, विटामिन के ही दे सकते हैं। ठीक है, विटामिन के इज आल्सो एंटीडोट फॉर द वारफेरिन ओवरडोज, और ये वारफेरिन के ओवरडोज हो जाती है तो उसमें एंटीडोट के रूप में भी उपयोग में आता है। अब बात करते हैं कि वारफेरिन ओवरडोज मॉनिटरिंग करेंगे, तो मतलब उसका मॉनिटरिंग का मतलब है कि वारफेरिन को हमको देखना है कि किस पेशेंट में ज़्यादा देना है, किस पेशेंट में कम देना है, क्योंकि किसी में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, किसी पे कम होता है। तो अगर वारफेरिन का हमने क्या आईएनआर वगैरह निकाले, तो उसकी वैल्यू क्या है कि अगर नॉर्मली पीटी वैल्यू देखोगे तो 14 से 16 होती है ना, मतलब, और उसको डिवाइड करेंगे हम वो पूरा फार्मूला से, तो उसमें से अगर आया हमारे पास 5 से कम, तो वारफेरिन शुड भी स्टॉप्ड कर देंगे, क्योंकि इतना कम आईएनआर की वैल्यू आई है। लेकिन 5 से 20 आएगी तो क्या करना है, देखो अगर 5 से कम आई तो वारफेरिन स्टॉप कर दो ना, ब्लीडिंग ही रुक जाएगी। लेकिन 5 से 20 के बीच में आई है तो क्या करना है, हमको विटामिन के देना है, क्योंकि इंटरमीडिएट है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, वो विटामिन के उसको संभाल लेगा। लेकिन 20 से ज़्यादा आ गई तो फिर उससे काम तो चलेगा ही नहीं। वारफेरिन शुड भी स्टॉप्ड तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ में तुरंत फैक्टर्स देना पड़ेगा उसको। तो ये कहानी रहती है इसके साथ। आगे हम बात करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का इंट्रैक्शन किस किस से हुआ, तो भाई फैक्टर इसको इंक्रीज ब्लीडिंग कौन कौन से करा सकते हैं, एंजाइम इनिबिटर, कोई एरिथ्रोमाइसिन ले लिया साथ में, या सिप्रोफ्लॉक्सेसिन ले लिया, तो एंजाइम इंड्यूसर होते हैं, वो एंजाइम इनिबिटर होते हैं। तो एंजाइम इनिबिटर का मतलब क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ाएंगे, तो वो भाई बहुत ज़्यादा वारफेरिन काम करेगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी ना। या फिर क्या हो जाएगा, ड्रग डिस्प्लेसिंग वारफेरिन, प्लाज्मा को मतलब ड्रग डिस्प्लेस कर देगी वारफेरिन को, उसके कारण भी हो सकता है जैसे सल्फोनामाइड में होता है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग होगा जैसे कि सेफोप्राजोन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल कैसे काम करेंगे, गट फ्लोरा जो विटामिन के बनाते हैं वही अब नहीं रहेंगे, तो विटामिन के कैसे बनेगा। लीवर डिसीज में नहीं देना क्योंकि क्लोटिक फैक्टर की दिक्कत होंगी उसमें। और इसके बाद होते हैं कुछ एंजाइम इंड्यूसर जो उसके इफेक्ट ही नहीं आते, जैसे कि रिफाम्पिसिन ले रहा है या कार्बेंजामाइन ले रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है वारफेरिन की। अब हमारे पास दूसरे ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को ही इनहिबिटर कर दें, है ना। डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देंगे तो वो वाले कौन से होते हैं, जैसे डेबिगेट्रॉन होते हैं, इनको ओरली भी दे सकते, ओरली इनको देते हैं, डज नॉट रिक्वायरिंग मॉनिटरिंग, इनको मॉनिटरिंग नहीं करने पड़ता, जबकि वारफेरिन में क्या करना पड़ रहा था, मॉनिटरिंग करना पड़ रहा था। ठीक है, दूसरा डेबिगेट्रॉन ओवरडोज टॉक्सिसिटी ट्रीटेड बाय द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसमें एडारू जो सेमेबाती इससे ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ड्रग होते हैं डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर। ठीक है, 10A इनहिबिटर करना, उसमें थ्रोम्बिन कर रहे थे। 10A इनहिबिटर में हमारे पास सबके नाम में 10A 10A कराएगा, जैसे रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन,
एट्रोक्सावेन, ये सारे ड्रग्स आएंगे। ये रिवर्सिबल ओरल टेने ब्लॉकर्स होते हैं, एंटागोनिस्ट के रूप में जैसे काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एंडेक्सनेट अल्फा इज द एंटीडोट होता है ऑफ फैक्टर 10 इनहिबिटर ओवरडोज के कारण। अब हम देखेंगे जो इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट, जो थ्रोम्बिन 2 इनहिबिटर भी जिनको बोलते हैं, जिसमें हमारा आता है हेपेरिन। तो हेपेरिन के बारे में हमारे पास क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।